नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। इसमें पहला जो पार्ट है वो है इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया कैसे होती है। और तीसरी है एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, अवशोषण। चौथी है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। और पांचवी है इजेशन या डिफिकेशन यानी बहिक्षेपण। अपचित भोजन है उसको बाहर निकालना। तो पहली तो विधि है इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, जो बक्कल केविटी के द्वारा जो भ्रूण है उसको वापस लेना। ये जो मेथड है ये कहलाता है इंजेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज आहार नाल में डाइजेशन की परिभाषा बात करते हैं। आहार नाल में जटिलतम खाद्य अणु को सरलतम अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं खाद्य पदार्थों के, उनको छोटे मोनोमर्स में तोड़ना, उनको सरलतम अणु में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। बक्कल केविटी में पाचन लार के माध्यम से शुरू होता है। हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, बक्कल जो है मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, इनके द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। लार का पीएच 6 से 8, 6.8 हल्का अम्लीय होता है। ये मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का सिक्रीशन होता है। और लार में अल्फ़ा एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। राइट, टाइलिन स्टार्च को डाइसैकेराइड और माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन या अल्फ़ा एमाइलेज जो स्टार्च, ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइड हैं, उनके मध्यवर्ती भागों में उपस्थित अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है उसका जलावघटन कर देता है, जिससे कि वो डाइसैकेराइड में टूट जाते हैं। ये जैसे रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्च जो है वो टाइलिन की प्रेजेंस में टूट जाता है माल्टो, डाइसैकेराइड और डेक्स्ट्रीन में। ओके, ये हुआ हमारा मुंह के अंदर पाचन। लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको भी नष्ट करता है। तो मुंह में केवल स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। लार जो है भोजन के साथ मिलकर उसे एक लुगदी में बदल देती है, जिसे बोलस कहते हैं। इट इज़ नोन एज बोलस। इसको हम कहते हैं बोलस कहते हैं। ओके, रेगुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रीशन। हमारे लार का कंट्रोल कैसे होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो लार के सिक्रीशन को संदमित करता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के उद्दीपन से लार का सिक्रीशन होता है। तो एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, पैरासिम्पैथेटिक है, उसके स्टिमुलस से लार का सिक्रीशन होता है, जबकि सिंपैथेटिक से लार का सिक्रीशन बंद हो जाता है। जो हम स्वाद लेते हैं या गंध हमें महसूस होती है अच्छे खाने की, वो गंध जो है वो हमारे ब्रेन में स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के जॉइंट पे स्थित जो सलाइवरी सेंटर होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जहाँ से निकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व लार ग्रंथियों को क्या करती हैं? उद्दीपित करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो लार ग्रंथियों को उद्दीपित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डाइजेशन स्टमक में। इसोफेगस से भोजन जैसे ही आमाशय में पहुंचता है तो गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए प्रेरित करता है। बेसिकली 3 प्रकार की गैस्ट्रिक जो है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो देखते हैं हम। पहली जो हम कह सकते हैं कि पहली सेल्स होती हैं वो होती हैं जाइमोजन सेल्स, पेप्टिक सेल्स, या उनको हम चीप सेल्स कह सकते हैं। जाइमोजन का मतलब है जो कि एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, या जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इनको सिक्रीट करती हैं। इनको चीफ यानी मुख्य कोशिकाएं कह सकते हैं, पेप्टिक सेल्स कह सकते हैं, जाइमोजन सेल्स कहते हैं। दूसरी होती हैं अर्जेंटोफाइन सेल्स और तीसरी होती हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को
क्या कहेंगे, पैराइटल सेल्स जो है HCl हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक जो फैक्टर होते हैं उनको सिक्रीट करती हैं। तो अब हम ग्लैंड्स देख लेते हैं। ऑक्जेंटिक जो ग्लैंड होती हैं वहाँ पे पाइलोरी ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड, तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें ग्लैंड के, राइट। ओके, तो इसमें 3 पार्ट हो गए, यस। ओके, ऑक्जेंटिक ग्लैंड, इसकी ग्रीवा कोशिका सिक्रीशन करती है म्यूकस का। इस ग्लैंड की पेप्टिक या चीफ सेल्स पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंजाइम का तथा पैराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। पाइलोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। कार्डियक पार्ट जो होता है, जो स्टमक के अंदर कार्डियक पार्ट होता है, वहाँ की कोशिकाएं म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन पानी होता है, प्रोरेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। अब हम बात करते हैं HCl के कार्य के बारे में। HCl जो है जठर रस के निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करने का कार्य करता है। जितने भी एंजाइम हैं जो कि बेसिकली क्या कह सकते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन कौन से एंजाइम है, जैसे पेप्सिनोजन एंजाइम है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। प्रोरेनिन है, ये रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो भोजन के साथ आए जीवाणु का नाश कर उसे सड़ने से बचाता है। HCl आमाशय में भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कार्डियक एवं पाइलोरिक वाल्व के खुलने को नियंत्रित करता है। टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कैल्शियम युक्त कठोर भाग को गलाता है। ये काम HCl का होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन, जो है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में 2 भागों में तोड़ती है, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। पेप्सिन जो होता है, और जो रेनिन एंजाइम होता है जो प्रोरेनिन से बनता है, केसिन जो मिल्क प्रोटीन में बदल देता है। पैराकेसिन में बदलने से क्या होगा, बेसिकली पैराकेसिन में बदल देता है ये, ओके, पैराकेसिन में बदल देता है। तो इससे क्या होगा, ये जो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम पैराकेसिनेट बना लेता है। कैल्शियम पैराकेसिनेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिस पे पेप्सिन क्रिया करके इसको प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। छोटे बच्चों में दूध पीने के बाद में दूध का फटना, वो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है बेसिकली, कि वो दही की तरह हमें दिखता है, जिसका पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा करता है। इसलिए रेनिन जो है वो केवल चाइल्डहुड में प्रेजेंट होता है, बच्चों में प्रेजेंट होता है, अडल्ट स्टेज में रेनिन नहीं होता है। और जो मुंह में बोलस होता है, वो बोलस जो भोजन है वो अब काइम में बदल जाता है, उसको हम काइम कहते हैं। माउथ में उसको बोलस कहते हैं और स्टमक में उसको काइम कहते हैं। HCl एक तीव्र अम्ल है, लेकिन ये स्टमक की भित्ति को क्षति नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि आमाशय की भित्ति पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। ओके, अब इसका हम देखते हैं कंट्रोल। जठर रस का जो कंट्रोल है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन दोनों के द्वारा होता है। आमाशय की भित्ति द्वारा स्रावित हार्मोन गैस्ट्रीन तथा वेगस तंत्रिका के उद्दीपन से जठर रस का स्राव प्रेरित होता है। ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में पाचन कैसे होता है, आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है और उसे वहाँ पे कायल कहते हैं। जैसे ही भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, उसकी भित्ति 3 हार्मोन स्रावित करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और तीसरा है पेंक्रियोजाइमिन। ये तीनों हार्मोन ग्रहणी जो है, ड्यूडेनम है, उसकी भित्ति के द्वारा होते हैं। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, उसकी प्रेजेंस में जो गाल ब्लैडर है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। बाइल है वो एक पित्तरस जिसको कहते हैं, वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ ये गाल ब्लैडर जो है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, वहाँ पे ये संग्रहित होता है। इसका pH 7 से 8 तक होता है और इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल साल्ट पाए जाते हैं। और ये केवल वसा का पाइसीकरण करता है, जिससे वसा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वसा जो होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, जिससे कि उनका पाचन
आसानी से हो सके। यानी इमल्सिफिकेशन करने का कार्य जो है वो बाइल जूस का होता है। जो बाइल जूस होता है उसका कंपोजिशन देखें पितरस का, तो उसमें 92% पानी होता है। उसमें बाइल साल्ट जैसे मैंने भी बताए, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, NaCl, बाइल पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, येलो और ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन। बाइल जूस के सिक्रीशन का नियंत्रण केवल हार्मोनल होता है। तंत्रिका तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ग्रहणी द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को क्या करता है, संकुचित करता है, जिससे कि जो सोडियम टोरोकोलेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, पित्त लवण है, वो बाहर की तरफ ग्रहणी में निष्कासित हो जाते हैं। बाइल क्या काम करता है, पितरस क्या काम करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, वसा का पायसीकरण करता है, जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है, और जो भोजन में वसा विलय जो विटामिन है, फैट डिजोल्विंग विटामिन है, उनका वो अवशोषण करता है। और आप RBC के अपघटन से प्राप्त जो बाइल पिगमेंट हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उनको बाहर की ओर वो निष्कासित करता है। वसा के बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट का सूक्ष्म गोलिकाओं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटना ही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है, या वसा का हम कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ बिग फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉप्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। पित्त जो लवण होते हैं, मैंने कहा कि उसमें दो मुख्य पित्त लवण होते हैं, कार्बनिक पित्त लवण जिसको कह सकते हैं बाइल साल्ट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट होता है और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, जिसके कारण जो है जो फैट होती है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटती है। ये जो पित्त वर्णक होते हैं किस प्रकार से यहाँ पे फंक्शन करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे है कि देखिए बिलीरुबिन जो होता है वो दो चीज़ों में ऑक्सीडेंट से बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और बिलीरुबिन खुद है मीजो बिलीरुबिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ये एस्टर को बिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, एस्टर को बिलिनोजन से एस्टर को बिलिन में कन्वर्ट होता है, और एस्टर को बिलिन को इंटेस्टाइन की कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, और अंत में यूरो जो बिलीन है वो फिकल मैटर के साथ जो है वो बाहर निकलता है, फिकल मैटर को एक पर्टिकुलर कलर देता है, ब्राउन कलर है, डार्क कलर। बाइल साल्ट में कार्बोक्सिलिक और अन्य ध्रुवित भाग जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, जबकि अणु का स्टीरोल भाग वसा में अत्यधिक घुलनशील होता है। इसलिए लवण का स्टीरोल भाग वसा बूंद की सतह में घुल जाता है, जबकि इसकी ध्रुवित या कार्बोक्सिल जो पार्ट होता है, COO पार्ट है, वो फैट ड्रॉपलेट से बाहर निकला रहता है। तो फैट ड्रॉपलेट के अंदर पॉजिटिव, फैट ड्रॉपलेट के बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर उपस्थित जलीय माध्यम में घुल जाता है। फलस्वरूप वसा की सतह का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इंटेस्टाइन में भोजन के हिलने डुलने, जिसको हम कायम कहते हैं, उसके हिलने डुलने से वसा जो कि जो ड्रॉपलेट्स है बड़ी, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाती हैं। और इन सूक्ष्म गोलिकाओं की सतह पर लवणों के ध्रुवीय भाग होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, जिससे कि उन पे जो लाइपेज एंजाइम आसानी से कार्य कर सके। ग्रहणी में सिक्रेटिन व पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन अग्नाशय में पहुँच के पैनक्रियाटिक जूस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, लाइपेज है, ये पाए जाते हैं, क्योंकि इसका pH 7.5 से 7.8 तक होता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो भी इसमें पाया जाता है ड्यूडेनम में, और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल जाता है। जो ट्रिप्सिनोजन है पेप्सिनोजन की तरह है, ये एक प्रकार के जाइमोजन है, यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल देता है, और फिर ये ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। तो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों हैं वो एक्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन है, प्रोटीओजोज हैं, पेप्टोन हैं, उन पर क्रिया करते हैं और उनको डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका ओके। नेक्स्ट है प्रोटीन में कैसे कार्य करते हैं। प्रोटीन प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स, डाई ट्राईपेप्टाइड, स्टार्च पे एमाइलेज क्रिया करता है और उसको डाईसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो फैट होता है इमल्सिफाइड उस पर लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये यहाँ पाचन की क्रिया है। हियर द काइम कन्वर्ट इनटू काइल ड्यू टू एडिंग ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे जो काइम होता है भोजन, वो काइम जो है उसको ओके काइम जो है वो काइल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम काइल कहते हैं। पहले हम उसको काइम कहते हैं, यहाँ पे हम उसको काइल कहते हैं। उस काइल पे पैंक्रियाटिक जूस है वो एक्टिवेट होता है। ओके, नेक्स्ट है डाइजेशन इन इलियम। देखिए इलियम जो है छोटी आंत का पार्ट है, क्षुद्रांत जिसको कहते हैं, उसका सबसे बड़ा पार्ट इलियम होता है। और इलियम की जो वाल है वो भी दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक का नाम है एंटेरोकाइनिन, दूसरे का नाम है ड्यूओक्राइनिन। दोनों हार्मोन की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस है वो सिक्रीट होता है, जिसका pH 7 से 8 होता है। और इसमें इरेप्सिन है, डाइसैकेराइडेजेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, इन्वर्टेज है, ये सारे एंजाइम यहाँ पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज है, लाइपेज है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली और जो प्रोटीन है, पेप्टोन्स हैं, उनको और छोटे भागों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इरेप्सिन एंजाइम है वो करता है पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन ओनली डाइजेस्ट द डाई और ट्राई पेप्टाइड मोलिक्यूल्स। और जो इन्वर्टेज एंजाइम है, जो सुक्रेज है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 ग्लूकोज में तोड़ देता है। और लैक्टेज एंजाइम जो है वो जो दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो डीएनए का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज cannot digest cellulose because of lack of enzyme cellulase that is only present in herbivorous animal, grazing animals like cow, buffalo और deer। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, उसके कारण हमारी इंटेस्टाइन सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाती है। जबकि जो गाय भैंस हैं, जुगाली करने वाले जीव होते हैं, उनमें सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो घास वगैरह है, ग्रासेज है, सेलुलोज जिसमें होता है उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनटू ब्लड वेसल्स इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है, यानी इंटेस्टाइन की सेल उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ये क्रिया कहलाती है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ये इसी दो तरीके से हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और दो पैसिव ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, मोनोग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल्स। जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा फैटी एसिड है, फैट सोल्यूबल चीज़ें हैं, वो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है या होता है। ओके, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज ए नीड ऑफ एटीपी। इन दिस मेथड द एब्जॉर्प्शन इज अकर अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो सक्रिय परिवहन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें एटीपी खर्च होती है और वो जो है सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है वो एमिनो एसिड वगैरह जो है उनका आयंस है, एमिनो एसिड है, उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड ज़्यादा हैं, सोडियम पोटेशियम आयन ज़्यादा है, फिर भी वो इंटेस्टाइन की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एल्कोहल, वाटर, विटामिन्स इज अकर थ्रू ब्लड कैपिलरी। हाउएवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज अकर थ्रू स्पेसिफिक लिम्फ डक्ट कॉल्ड लैक्टियल प्रेजेंट इन इलियम। जो फैटी एसिड्स है उनका जो अवशोषण है वो स्पेशल डक्ट होती हैं, जिनको लिम्फ डक्ट कहते हैं या जिनको लैक्टियल डक्ट कह सकते हैं, इलियम में पाई जाती हैं, उसके द्वारा होता है। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनका अवशोषण सामान्य कोशिका के द्वारा ही होता है। ओके, राइट।
एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जैसे हम अपना बात करें कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मोनोसेक्राइड में हो जाता है, उसके बाद में मोनोसेक्राइड है इलियम की वाल से ब्लड कैपिलरी में जाता है, वहाँ से ये ब्लड कैपिलरी हिपेटिक पोर्टल वेन में जाती हैं। हिपेटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड है कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में जाता है, और लीवर में ये स्टोरेज होता है या फिर वहाँ से हार्ट में जाकर के हार्ट द्वारा पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। इसी प्रकार एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन के बाद में अमीनो एसिड बने, और इलियम की वाल में जो ब्लड कैपिलरी उनके द्वारा इसका अवशोषण हो गया, वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन में गया, लीवर में गया, हार्ट में गया और फिर बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन फ़ैट के लिए क्या होता है, फ़ैट में दो प्रकार की डक्ट पाई जाती हैं, लैक्टियल डक्ट होती हैं, और इसके अलावा जो है सिंपल हम कह सकते हैं कि वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इसमें दो थ्योरी हैं, लिपोलाइटिक थ्योरी है और एक है पार्टीशन थ्योरी। जो लिपोलाइटिक थ्योरी है वो कहता है कि जो कायल होता है वो लिम्फ के साथ जुड़ता है, और लिम्फ के द्वारा वो कायल है वो अवशोषित होता है, और इसको कहते हैं फोस्फोलिपिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीनों जो होते हैं ये आकर के जुड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फैट का डाइजेशन हुआ, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बना, और इलियम की वाल में लैक्टियल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं, वहाँ से ये लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। लिम्फेटिक डक्ट से सिस्टर्नोकाइली में जाता है, सिस्टर्नोकाइन से राइट सब क्लेविन वेन में जाता है, और राइट सब क्लेविन वेन से हार्ट में जाता है, हार्ट से बॉडी में जाता है। अर्थात जो फैटी एसिड्स हैं वो डायरेक्टली हार्ट में जाते हैं, न कि लीवर में जाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इंटेस्टाइन से पहले लीवर में जाते हैं और उसके बाद में फिर वो हार्ट में जाते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोर्ट है। फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, दे क्लोज बाय ए प्रोटीन वॉल एंड मेक फैट ड्रॉपलेट्स नेम्ड काइलोमाइक्रोन, यहाँ से ये लिम्फ डक्ट में छोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए फैटी एसिड्स जो होते हैं या कोलेस्ट्रॉल है या फोस्फोलिपिड है, उनके चारों ओर एक प्रोटीन की झिल्ली बन जाती है, और उनको फिर हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जो कि लिम्फेटिक डक्ट में छोड़ दिए जाते हैं। लिम्फेटिक डक्ट से उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन की, इजेशन। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अपचित जो भोजन है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, विक्षेपण। रेक्टम में उपस्थित ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन B12, विटामिन K और जो थियामिन है राइबोफ्लेविन का अवशोषण करने में हेल्प करते हैं। तो जो विटामिन है उनका कोई डाइजेशन नहीं होता, उनका डायरेक्ट क्या होता है, अवशोषण होता है। द कॉलन ऑफ फीकल मैटर इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिन। कलर ऑफ फीकल मैटर, स्टर्कोबिलिन के कारण जो है वो फीकल मैटर है, मल है, उसका कलर होता है, एक रंग होता है ब्राउन कलर, इसके कारण होता है। अब हम बात करते हैं फटाफट कुपोषणता एवं रोग, माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज़। तो क्वाशियोरकोर नामक बीमारी हो जाती है यदि प्रोटीन की कमी होती है बच्चों में, तो बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं, मस्तिष्क भी विकसित नहीं हो पाता। और एक डिजीज़ होती है मेरास्मस, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। 1 वर्ष से कम आयु बच्चों में मेरास्मस डिजीज़ होती है, और 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में क्वाशियोरकोर नामक प्रोटीन डेफिशिएंसी की डिजीज़ होती है यदि बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिलती है। तो ये था हमारा टॉपिक जो है हमारा डाइजेशन में। हम देखते हैं कि फिर जो डाइजेस्टेड अवशोषित जो फूड है वो कोशिकाओं में जाता है, वहाँ उसका असिमिलेशन होता है, यानी एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से वो क्रेब साइकिल में जाता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए के थ्रू, साइकिल चलता है जिससे हमें ATP और ऊर्जा मिलती है। और जो भोजन एनर्जी में नहीं टूटता वो स्टोरेज हो जाता है, और एसिटिल कोएंजाइम